दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके दो टॉपिक। एक तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है, प्लस एक कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी क्या होता है। सबसे बात स्टार्ट करते हैं, गवर्नेंस क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दोस्तों आज के टाइम में जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, ऐसे ऐसे बिजनेस में, कॉर्पोरेट में कुछ मेथड चेंज हो गए हैं आपको एथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करने के। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 3 नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, जिसको आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी और एथिक्स ये पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक नया कॉन्सेप्ट आया, जिसका मतलब होता है कि आपको अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ पॉलिसी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ इस्टेब्लिश करनी है, आपको उनके ऊपर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि वो अच्छे से फॉलो हो भी रही है या नहीं। इसको आप दोनों चीज़ को मिला के बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस भी बोल सकते हो, क्योंकि ये मैनेजमेंट का काम है कि इम्प्लीमेंट करे पॉलिसीज़ को और उसके ऊपर मॉनिटरिंग करे कि वो कंटिन्यू इम्प्लीमेंट हो भी रही है नहीं हो रही। ठीक है दोस्तों, पहली चीज़ तो ये 2 चीज़ें होती है, जिन 2 चीज़ों को मिला के हम बोलते हैं बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। और उसके बाद में कंप्लायंस ऑफ लॉ इन ट्रू मैनर, यानी कि सिर्फ ऑन पेपर आपके लॉ फॉलो नहीं होने चाहिए, इन रियल भी वो चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो क्रक्स है वो यही है। और इसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक चीज़ और बोली जाती है कि जो ये अगर हो रहा है कॉर्पोरेट के अंदर, तो ये इनर कॉन्शियसनेस यानी कि अंतरात्मा की आवाज़, यानी कि अंदर से ही आना चाहिए कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसको बोलते हैं कि आपके पास इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की, कि आप अच्छा काम करें। जो आपकी कॉन्शियसनेस होती है, इसमें 2 तरह के पहलू होते हैं। एक तो होता है आपका लोअर फिजिकल वाइटल, इसको बोलते हैं गलत पहलू, ये आपको हमेशा गलत काम करने के लिए प्रेरित करेगा। दूसरा होता है हायर मेंटल, ये होता है अच्छी साइड, आपकी सोचने की क्षमता की अच्छी, जिसमें आप लोगों का अच्छा ही सोचते हो, इसमें आप अच्छा करने की सोचते हो। ठीक है दोस्तों, आपके इस तरीके से करके गवर्नेंस का जो मतलब क्रक्स है मैंने आपको बता दिया, आपको एज ए रिविजन में भी काम आ गया ये, और आप इसको समझ भी गए होंगे कि ये होता क्या है। आप इस नोट्स की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आप इसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। मैंने आपको जो मेन पॉइंट है वो गवर्नेंस से रिलेटेड मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी। इसके लिए एक अलग से पूरा चैप्टर है, मैं जब बताऊंगा तो उसकी एक पूरी वीडियो बनेगी, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में, ये है क्या। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है, कॉर्पोरेट में सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमें अपने सर्वाइवर के लिए जो कुछ भी चाहिए वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, नेचर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये सबके लिए, यानी किसी सिर्फ एक बंदे के लिए है, ये हर किसी के लिए है कि जो भी चाहिए वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, हमें उधर से ही लेना पड़ेगा। तो हमें उस पोर्शन में वो चीज़ लेनी चाहिए ताकि हम आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ जाए और कोई भी चीज़ वेस्ट ना करे। इसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी। और इन्वायरमेंट का ज़्यादा लॉस ना करे, मतलब कुछ तो होगा लेकिन इस लेवल पे ना करें, जो चीज़ अवॉइडेबल है वो चीज़ अवॉइड कर ले। ठीक है दोस्तों, ये एक आपको नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने समझा दिया। स्टार्ट करते हैं एथिक्स के। एथिक्स है क्या, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि डिफाइन एथिक्स, सबसे पहली चीज़ तो एथिक्स के अंदर आपको कुछ भी डिफाइन करने के लिए आ जाए या फिर आपको उसके ऊपर कोई शॉर्ट नोट लिखने का, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एथिक्स में मोस्टली वर्ड ग्रीक से लिए गए। तो आपको स्टार्टिंग करनी है इसमें, आप ये नहीं कि आपको कि वो बोलते हैं ना कि ये लैटिन वर्ड से लिया गया, लैटिन नहीं, इसमें ग्रीक वर्ड ज़्यादा यूज़ हो रखे। तो एथिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया, इथोस से। इसका मतलब होता है बिहेवियर या फिर कैरेक्टर। ठीक है दोस्तों, जो एथिक्स होती है वेल डिफाइंड स्टैंडर्ड होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि राइट और रॉन्ग क्या है, यानी कि प्री डिफाइंड कुछ स्टैंडर्ड्स डिसाइडेड है, जिसके बेस पे डिसाइड किया जाता है कि ये सही है चीज़ या गलत है। उसी बेस पे आपका डिफाइन किया जा सकता है कि आप एथिकली काम कर रहे हैं या अनएथिकली काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमें देख सकते हैं, मैंने जो नोट्स बनाए हुए उसमें प्रॉपर्ली सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड ऑफ राइट और रॉन्ग। प्राइमरी एम क्या है, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, यानी कि फेयर और इक्विटेबल, यानी कि सबको समानता का ट्रीटमेंट होना चाहिए सबके लिए। एथिक्स का जो मेन मोटिव है वो ये है, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के बेनिफिट के लिए नहीं होता, इसमें सबको इक्विटेबल मतलब कि समानता का भाव के हिसाब से इसमें काम होता है। लीगलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम एथिक्स, यानी कि एथिक्स से लीगलिटी टोटली डिफरेंट है। कुछ चीज़ें लीगली गलत हो सकती है बट एथिक्स के अकॉर्डिंग सही हो सकती है, कुछ चीज़ें एथिकली गलत हो सकती है बट लीगली सही होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बिजनेस एथिक्स के एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहला एडवांटेज है आपका अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट। इसका क्या यूज़ है, इसका यूज़ ये है कि अगर आपकी
ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे एथिकल मैनर में चीज़ें फॉलो हो रही है तो आप जो वहाँ पे आपका स्टाफ है तो आप उसको रिटेन कर पाओगे, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ज़्यादा लंबे टाइम तक रुकना भी चाहेगा और आपके फेवर के में वो काम करेगा। ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज़ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर आप काम एथिकली कर रहे हो तो आप एंड में सर्वाइव, मतलब कि आपको सर्व किसको करना है, कस्टमर्स को करना है। अगर आप अच्छे से काम करोगे तो आपका कस्टमर 100% सेटिस्फाई होगा। इन्वेस्टर लॉयल्टी। जब आपकी फर्म में देखते हैं, कोई इन्वेस्टर आपकी फर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ें एथिकली होती है, इनके स्टाफ के साथ भी अच्छे संबंध हैं, इनके कस्टमर भी सेटिस्फाइड है, तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर को लॉयल्टी मिलती है, वो आपकी फर्म में इन्वेस्ट करना चाहता है। रेगुलेटर्स को भी इस चीज़ का बड़ा बेनिफिट होता है जब वो देखते हैं कि ये सब चीज़ें अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो ये लॉ भी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो हो रहा होगा इनकी फर्म में 100%। ये फ़ायदा होता है बिजनेस एथिक्स का। अब बात करते हैं अगर फिनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि उसमें हम एथिकली काम कैसे कर सकते हैं। इन अकाउंटिंग में हम विंडो ड्रेसिंग से बच सकते हैं, यानी कि हम गलत कुछ भी चीज़ें गलत ना दिखाए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिसको गलत दिखाने को बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, कि हम अच्छे करके हमारे यहाँ चल लॉस रहे हैं, हम उसको फिर भी अच्छा करके दिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। इनसाइडर ट्रेडिंग से बच सकते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग आपको पता है कि आपको इंटरनली कोई अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है उसको लीक कर देते, उससे अनड्यू एडवांटेज या फिर कोई भी प्रॉफिट बना लेते, उसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती है कि हम आपस में ही प्रॉफिट लॉस दिखाए जा रहे हैं और जिन्होंने हमारी कंपनी में या फिर शेयर्स वगैरह लिए हैं पब्लिक ने, उसके साथ में हम धोखा कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। ब्राइबरी एंड ऑल, ये भी होता है कि रिश्वत ले दे के हमारे यहाँ पर अगर काम हो रहे हैं तो वो भी गलत है। ये सब चीज़ से बचना चाहिए। एथिकली अगर हम चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इन चीज़ों से बच जाएंगे। और मार्केटिंग में क्या रोल होता है एथिकली, हम क्या प्राइस फिक्सेशन के टाइम पे हम ध्यान रख सकते हैं कि हम कोई भी प्राइस ऐसा फिक्स ना करें जिससे कि कस्टमर को दिक्कत आए या फिर कहीं ना कहीं हम कंपटीशन को हार्म पहुंचा रहे हैं, वो भी चीज़ गलत है। एंटी कंपटीशन प्रैक्टिस ना करें कि कंपटीशन ही नहीं होने दे रहे हम, कि मान के चलो बिजनेस में कोई मार्केट में चीज़ 10 रुपये की बिक रही है, हम उस कंपटीशन खत्म करने के लिए उसको एकदम से 5 रुपये पे लेके आ जाए, उस सबका बिजनेस खत्म कर दे, एक तरीके से मोनोपोली कर ले, वो भी चीज़ गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, यानी कि हमें गलत एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करना चाहिए, हम दिखा कुछ रहे हैं बेच कुछ रहे हैं, वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। चिल्ड्रन मार्केटिंग, बच्चों को भी यूज़ नहीं करना चाहिए मार्केटिंग में। ये आज के टाइम में आप देख सकते हो डायपर वगैरह क्या उसमें बच्चे होते हैं, लेकिन वो एक जो बताया गया ना चिल्ड्रन मार्केटिंग का, वो मतलब चाइल्ड एब्यूज़ की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब आता है कि फॉर HR डिपार्टमेंट, यानी कि अगर हम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के में अगर देखते हैं कि मैथिकली चीज़ों को कैसे फॉलो किया जा सकता है, सबसे पहली चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि उसमें गलत क्या क्या होता है। पहली चीज़ तो डिस्क्रिमिनेशन होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, विसल ब्लोअर जो होते हैं उनके साथ में बिहेवियर गलत होता है अगर उनके बारे में पता चल जाए कि ये विसल ब्लोअर है। ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इशू, हम हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड भी कुछ पॉलिसीज़ बना सकते हैं जिससे कि हम एथिकली चीज़ों को फॉलो कर सकें। ठीक है दोस्तों। ये आपका बेनिफिट्स ऑफ एथिक्स भी कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट दोस्तों स्टार्ट करते हैं थ्योरीज ऑफ एथिक्स। आप इसको अगर अपनी बुक में पढ़ोगे तो आपके मोस्टली ये होगा कि अगर आज आपने इसको पढ़ा कि आप 2 दिन के बाद भूल जाओगे, लेकिन मैं आज आपको वो ट्रिक बताऊंगा थ्योरीज ऑफ एथिक्स को याद करने की जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में इन चीज़ों को याद रखो। आपको रिविज़न तो करना पड़ेगा जो कि बहुत ज़रूरी भी है। चलो स्टार्ट करते हैं डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी से। डिओन्टोलॉजिकल सबसे पहली चीज़, इसके एक साइड में आप देखो कांतियन थ्योरी करके कोई चीज़ लिखी रहती है। इसका मतलब क्या होता है, जिसने ये थ्योरी बनाई है उनका नाम कांतियन था, इसलिए इस थ्योरी को कांतियन थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। ये डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि ये चीज़ मैंने 2 से 4 बार पढ़ लिया था, मेरे को ये पता नहीं चला था कि ये कांतियन थ्योरी क्यों बोलते हैं इसको। ये अभी आपको ये चीज़ क्लियर होगी इसको क्या बोलते हैं। अब आते हैं कि आपको डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी आपको याद कैसे रखनी है। डिओन है ना, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि एथिक्स में मोस्टली वर्ड ग्रीक से लिए गए हैं, तो ग्रीक वर्ड से लिया गया ये आपको पता लग गया कि ये डिओन्टोलॉजिकल इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डिओन से लिया गया। डिओन का मतलब होता है ओब्लिगेशन और ड्यूटी। अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ग्रीक वर्ड से लिया गया, डिओन से लिया गया, जिसका ना मतलब होता है ड्यूटी और ओब्लिगेशन। तो आपको एक चीज़ सिंपल हो गई
कि यहाँ पे जो फोकस किया जा रहा है वो आपको एक ओब्लिगेशन या ड्यूटी पूरी करने के लिए किया जा रहा है, तो ओब्लिगेशन और ड्यूटी करने के लिए आपको एक्शन करना पड़ेगा। तो यानी डियोंटोलॉजिकल थ्योरी का जो मेन मोटिव है वो ये कहती है कि आपको अपने एक्शन और जो आपका एक्ट है वो सही होना चाहिए, आपको रिजल्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फोकस ऑन राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ एक्शंस रेदर देन कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि एंड रिजल्ट कुछ भी हो, आपका तरीका सही होना चाहिए और आपकी इंटेंशन सही हो। ठीक है दोस्तों, डियोंटोलॉजिकल थ्योरी का क्रक्स यही है। आप इसको अपनी लैंग्वेज में जो मर्जी बना के लिख दीजिए, लेकिन ये सब पॉइंट आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, डन आपकी डियोंटोलॉजिकल थ्योरी पैकअप। अब आते दूसरी यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन जो थ्योरी है ये इसके जस्ट अपोजिट है, यानी कि आपके कॉन्सिक्वेंसेस सही होने चाहिए चाहे आपका तरीका कुछ भी हो। समझ रहे हो बात को, कि आपके एक्शन चाहे कुछ भी हो, एक्शन या एक्ट आपका कुछ भी हो, लेकिन आपके रिजल्ट सही होने चाहिए। ठीक है, फोकस ऑन बिहेवियर एंड रिजल्ट्स, एथिकल इज द मैक्सिमम हैप्पीनेस, यानी कि रिजल्ट में क्या आता है, मैक्सिमम जो आपका आउटपुट आएगा उससे हैप्पीनेस आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तीसरी आती है वर्च्यू थ्योरी। ये सबसे ओल्ड थ्योरी, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ओल्ड थ्योरी कौन सी है तो उसको आप बोल सकते हो वर्च्यू थ्योरी। तो इसमें ओल्ड है तो इसमें उसी टाइम की बात की गई है, तो हाउ टू लिव गुड लाइफ और हाउ टू बिकम ए गुड पर्सन। तो वर्च्यू थ्योरी अगर आपको फॉलो करनी है तो उसके अंदर आपको ये दो चीज़ें पे ध्यान देना होगा, हाउ टू लिव गुड लाइफ और हाउ टू बिकम ए गुड पर्सन। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और जब आपके एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाएगी व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट एथिकल थ्योरी, तो आप उसमें लिख सकते हो वर्च्यू थ्योरी, और आपको इसको सिंपली ऐसे मेंशन कर सकते हो, जस्टिस थ्योरी और फेयरनेस अप्रोच। ठीक है दोस्तों, जस्टिस थ्योरी और जो आपके फेयरनेस अप्रोच है ये डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। इनकी ट्रीटमेंट, यानी कि जो मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, ये नहीं कि किसी से किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जस्टिस थ्योरी का मतलब वही है। इगोइज्म क्या होता है, गुड मस्ट बी बेस्ड अपॉन सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि जो आप अपनी भलाई आपके लिए पहले होनी चाहिए, इसी का मतलब होता है इगोइज्म, यानी कि आप अपना भला करो लेकिन किसी दूसरे का नुकसान भी ना करो। इगोइज्म का मतलब ये हो गया। अब आते हैं आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविज्म। थ्योरी ऑफ रिलेटिविज्म क्या है आपका, एथिक्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड जियोग्राफी टू जियोग्राफी, यानी कि जो चीज़ यहाँ पर सही है जरूरी नहीं कि दूसरी जगह भी सही होगी, वहाँ पर गलत हो सकती है। कोई चीज़ वहाँ पर गलत है तो ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर भी गलत है, यानी कि थ्योरी चेंज हो जाती है जियोग्राफी जियोग्राफी और पर्सन टू पर्सन। किसी बंदे के लिए शराब पीना गलत है, दूसरे के लिए वही सही हो सकता है। किसी के लिए नॉनवेज खाना गलत हो सकता है तो दूसरे के लिए सही भी है। ठीक है दोस्तों, आपकी एक थ्योरी और बची है टेलियोलॉजिकल। तो टेलियोलॉजिकल है वो आपकी यूटिलिटेरियन की तरह, यानी कि आपका जो एक्शन है वो मैटर नहीं करता, आपके रिजल्ट सही होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपकी कंप्लीट थ्योरीज हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना और अपने डाउन कमेंट सेक्शन में पूछना, और हमारी वीडियो को ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आने वाली वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।